हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। तो ये प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे हम जो हिंदी पेडागोजी में गद्य और पद्य आता है उस पे। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो इसको सॉल्व करने का एक यही रीजन है कि मैं इसको पढ़ूंगी और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगी और देखेंगे कि ग्रामर इसमें कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हिंदी पेडागोजी का जो लेक्चर है, जो उसका पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आपने हिंदी पेडागोजी के क्लास नहीं किए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। हिंदी पेडागोजी का कंप्लीट मैंने कोर्स वहां पे करा दिया है और अभी मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करा रही हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। पहले हम इसको पढ़ेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गड्ढर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ध्यान से आपने अगर इसको सुना होगा, आप भी इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? पहला ऑप्शन है कठिनाइयों की ओर, दूसरा सुखों की ओर, तीसरा अनिश्चितता की ओर और चौथा साहस की ओर। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है अनिश्चित किस जगह पर, है अनिश्चित किस जगह पर, अनिश्चितता की ये बात करते हैं कि अनिश्चित है, कोई भी चीज निश्चित नहीं है कि कब वन सुंदर मिलेंगे, कब गड्ढे मिलेंगे, किसी चीज का कुछ भी निश्चय नहीं है, कब कांटे मिलेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? कंटक मतलब आपको पता होना चाहिए, कंटक मतलब होता है कांटे। ठीक है, कंटक मतलब क्या होता है? कांटे। सुमन और कंटक, लेकिन यहाँ पे जो ये पूछ रहा है कि कविता में, देखिए यहाँ भाव की बात होती है, यहाँ आपसे शब्द और अर्थ नहीं पूछ रहा है। अगर शब्द अर्थ पूछता तो दूसरी बात होती, लेकिन ये लिखते हैं सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। यहाँ पे भाव पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ये पंक्तियां हमने पढ़ी है, इसमें सुमन और जो कंटक है वो क्या भाव दे रहे हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्या भाव समझ में आ रहा है इसका। फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, ये सुख और दुख की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही है। इसमें कवि बोल रहा है व्यक्ति को कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हर स्थिति में क्या करना है? आगे बढ़ना है। ठीक है, 94 पे आते हैं। इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि कुछ भी इसमें निश्चित नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे तो हर जगह निश्चित की बात करते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, सब कुछ क्या है? अनिश्चित है। 95 देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? देखिए ये आपका आ गया ग्रामर। एक ग्रामर आपको देखने को मिला इसमें।
सेकेंड वाला भी ग्रामर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर का ही ग्रामर है इसमें, इस वाले में। बाकी आपको अभी और मिलेंगे। तो मैक्सिमम मुझे लगता है 4 नंबर से ऊपर ग्रामर नहीं देता है, बहुत देगा तो 5, नहीं तो 3 भी दे सकता है, ठीक है। तो सरित का समानार्थी इसमें कौन सा नहीं है, आपको इसके लिए समानार्थी शब्द पता होने चाहिए। तो प्रवाह, तटिनी, जयमाला, नद, ये सब क्या है, सरित का प्रवाह जो है वो सरित का समानार्थी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। अनिश्चित, आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे। जब किसी मूल शब्द से पहले जो शब्द लगता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। और जब किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर लग के उस शब्द को क्या करते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो प्रत्यय होता है। मतलब जो स्टार्टिंग में लगते हैं, शुरू में लगते हैं, वो उपसर्ग होते हैं, और जो शब्द के अंत में लगते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रत्यय होते हैं। तो अनिश्चित प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसीलिए हम इसके अंतिम शब्द को देखेंगे। अनिश्चित में प्रत्यय क्या है, अनिश्चित, इसमें क्या है, ता। इसमें जो अनिश्चित में प्रत्यय कौन सा है, ता प्रत्यय है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने एक पद्य किया, अब हम गद्य को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रस बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी न कर सकें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इन सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी, वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो अभी हमने यहाँ पे एक गद्य पढ़ा, ठीक है। अब इसको मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा, आप भी इसको अगर आप पढ़ भी नहीं रहे, सिर्फ सुन भी रहे हैं, तो भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे डैश क्या होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं,
माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे या केवल कविता ही लिखते रहेंगे। तो आपने अगर इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो सेकेंड ऑप्शन ये सही है कि माता पिता ने जो एक लक्ष्य तय किया है उससे क्या होगा, वो बच्चे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, दूसरे 98 पे आते हैं। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं। दूसरा, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। तीसरा, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। चौथा, यह सीखना बहुत कठिन है। तो पहला ऑप्शन सही है कि इनको लगता है कि पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। 99 पे आते हैं। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल है। ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है। तो ये तीनों तो हैं, ये तीनों कथन सही है कि संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, सृजनात्मकता को पोषित करता है, लेकिन समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। चूंकि ये सही है इसीलिए ये सही नहीं है, क्योंकि समाज में इसकी सहमति ज्यादा नहीं। ओके, सही नहीं है इसीलिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में या फिर संपूरक के रूप में? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है कि इनको लगता है कि जो गीत कविता है वो शिक्षा में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब जो सही होगा वही सही नहीं होगा। स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। बताइए आप फटाफट से। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सेकेंड नंबर। इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ये सही है इसीलिए ये नहीं वाले ऑप्शन में सही, क्योंकि ये सही नहीं है लेकिन इस अनुच्छेद के हिसाब से यही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्वयं बच्चे, उनके माता पिता, स्कूल या शिक्षा अधिकारी? हाँ, तो बेसिकली उनके माता पिता ही निर्धारित करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया। देखिए ग्रामर आ गया आपका। 1 नंबर, 2 नंबर के ग्रामर उसमें मिले थे, 1 नंबर, 3 नंबर का ग्रामर हो गया। कविताएं सुनी सुनाई जाए, इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है। ये सकर्मक क्रिया है, इसमें आपको क्रिया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक में प्रत्यय है, 4 ग्रामर मिला हमें। प्रत्यय उसमें भी पूछा था, इसमें सांस्कृतिक। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जुड़ता है। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक इक, आप उसको बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रत्यय। ठीक है, और मंजूर का समानार्थी 5 ग्रामर हमें मिले हैं हिंदी पेडागोजी में। ठीक है, मंजूर का समानार्थी शब्द है पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार। अच्छा, तो स्वीकार है। हमें आपकी बात मंजूर है या हमें आपकी बात स्वीकार है, दोनों एक ही चीज है। जबकि पसंद, प्रस्ताव, अच्छा ये अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये आपका गद्य पद्य यहाँ पे खत्म हुआ। बाकी ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हिंदी पेडागोजी में अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं तो आपको गद्य पद्य मिलेगा। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप लैंग्वेज सेकेंड में हिंदी चूज करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये लैंग्वेज सेकेंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा 2,
मतलब भाषा लैंग्वेज सेकेंड में अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको देखिए वो पद्य वाला इसमें नहीं मिलेगा। ये आपका पेडागोजी हो गया। और इसके बाद एक देखिए ये आपका अनुच्छेद मिला आपको यहाँ पे, ये अनुच्छेद मिला आपको। और जो सेकेंड आएगा ये भी अनुच्छेद होगा, ये देखिए ये भी अनुच्छेद है। इसमें आपका काव्यांश नहीं है, पद्य नहीं आता। पद्य आता है सिर्फ लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप हिंदी रखते हैं तो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फिर हम एक से दो गद्य पद्य और करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा चीजों चीजों को। वैसे देखिए वो कभी भी रिपीट नहीं करता, गद्य और पद्य कभी रिपीट नहीं करता, वो कहीं से भी उठा के दे देता है। तो आप 3 से 4 प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आए कि ग्रामर कैसा दे रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बस इतना ही, वो कभी रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ भी कहना है या फिर कोई भी अपनी बात रखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।